हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का और आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और गांव की यात्रा जरूर करेंगे। जी हाँ, गांव की यात्रा से आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमने कौन सी पाठ स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कौन से कवि हैं, कहाँ का चित्रण हुआ है। पता है आपको? बिल्कुल सही जवाब कि हमने अपनी कविता पार्ट 13 जिसका नाम है ग्रामश्री शुरू कर दी है और प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके होंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रामश्री कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इसी तरह से बेस्ट तरीके से वीडियोस जो हैं प्रोवाइड होते रहेंगे, जिसमें आप हर एक विषय के वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और अपने डाउट्स भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उनका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री देख सकते हैं। पाठ है हमारा 13, बताया आपको ग्रामश्री। अब चलते हैं यहां पर इसी कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सुनकर पता है स्टूडेंट्स बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं मैम? बहुविकल्पीय प्रश्न का अर्थ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें एक प्रश्न होता है और 4 ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शंस को हिंदी में विकल्प कहते हैं। ठीक है, प्रश्न के 4 विकल्प आपके सामने दिए जाएंगे, उसमें से आपको चयन करना होगा सही विकल्प का कि इसका कौन सा उत्तर सही है। और वो सही विकल्प हम कब चयन कर सकते हैं, कब सेलेक्ट कर सकते हैं? जब हमें किसी भी विषय से संबंधित उसकी जानकारी हो। यदि हम यूं ही सोचेंगे कि बस तुक्का मार दें तो तुक्का सही नहीं होता है। कभी कभी तुक्का एक आध सही हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक बार तुक्का मारते जाएंगे और वो सही होता जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कभी भी तुक्का मारने की गलती करना भी नहीं है, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग होती है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की जब भी हम बात करते हैं तो अपने मस्तिष्क को एकदम और ओपन छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं चौकन्ना करने के लिए, ताकि वो चारों तरफ से सोच सके और ये निर्णय ले सके कि कौन सा विकल्प सही है। अब आप मेरे साथ आ जाइए और जो भी प्रश्न अभी मैं पढ़ूंगी पहला, उसका उत्तर आप चूज करेंगे। ठीक है, और जो भी उत्तर आपको लगता है कि जो भी विकल्प सही है, विकल्प का अर्थ समझ गए ना, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पहले प्रश्न का सही उत्तर है मान लीजिए ख, नीला आकाश, तो आप पहले का ख लिख दीजिए। ठीक है, और आप ये भी लिखिएगा कि आपके उत्तर बताने से पहले मैंने उत्तर बताया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं। भूतल पर कौन झुका हुआ है? चांद, नीला आकाश, तारे या कवि? कविता के अनुसार आपको बताना है कि भूतल मतलब भूमि की तरफ कौन झुकता हुआ सा नजर आ रहा है? चांद, नीला आकाश, तारे या कवि? नीला आकाश। यस, वेरी गुड, वेल डन। अब है सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है? सरसों की खेत लहलहाते, पीले पीले पृथ्वी, एकदम सुंदर प्रकृति का नजारा अनोखा नजर आता है। तलाख्त, खट्टी खट्टी मीठी मीठी रोमांचित कर देने वाली। तलाख्त, यस। तो पहला उत्तर है यही, जैसे तेल सी की गंध, जैसे सरसों की, उसी तरह से उसकी गंध आ रही है। कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है? अलसी की कली, आपकी एक और कविता है, उसमें लिखा है देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूलों से सजी। तो पन्ने के जैसी, नीलम के जैसी, सोने के जैसी या पुखराज के जैसी? कैसी दिखती है अलसी? नीलम के जैसी, क्योंकि उसके फूल होते हैं नीले, छोटे छोटे से फूल होते हैं और हवा यदि तेज चल जाए तो वो फूल झड़ जाते हैं। ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया गया? ओस, मोती के समान, सोने के समान, जाली के समान या हरे रक्त के समान? ओस को कैसा बताया है? ऐसा लगता है मानो जब फसलों पर ओस की बूंदें गिरती हैं और सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो हरियाली के साथ जो ओस चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे हरा रक्त चमक रहा हो। तुलना देखिए आप तो कवि की। अलसी के फूल कौन से रंग के होते हैं? जस्ट अभी हमने चर्चा की, अलसी के फूल होते हैं नीले रंग के। यस, वेरी गुड। अगला प्रश्न, आम मंजरी कैसी लग रही हैं?
आम पर जो मंजरी हैं, जो आम के बौर हैं, वो कैसे लग रहे हैं? नीलम के जैसे, मरकत के जैसी, पुखराज जैसी, या रजत स्वर्ण जैसी। रजत अर्थात चांदी की तरह चमकीले। यदि आपने आम के बौर देखे हैं, आम पर मंजरी देखी है और उनका कलर यहाँ पर आपको याद है, तो तुरंत आप अनुमान लगा लेंगे। और साथ ही साथ कविता की पंक्ति, कविता के भावार्थ और एनसीईआरटी समाधान आपने देखा है, तब भी आप तुरंत आंसर बता देंगे। क्योंकि विषय से संबंधित अर्थात जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनसे संबंधित हम तभी एकदम आंसर टिक सही कर सकते हैं जब हमें उस विषय की संपूर्ण जानकारी हो। आप बताइए कि आम मंजरी कैसी लग रही हैं? रजत स्वर्ण जैसी। यस। टमाटर के लिए कविता में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? टमाटर के लिए क्या कहा है? मोटा। टमाटर मोटा होता है, मखमली एकदम सॉफ्ट होता है, लाल होता है, लाल तो होता ही है, और साथ ही साथ मखमली और लाल दोनों होता है। क्या वो मोटा होता है, सिर्फ मखमली होता है, सिर्फ लाल होता है, या फिर मखमली और लाल दोनों होता है? मखमली और लाल। वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, पतझड़ आने से आम की पेड़ की डालियां किन से लद गई हैं? पतझड़ गया है ना, और उसके बाद आम पर क्या आ गया है? मंजरियों से लद गया है, फूलों से लद गया है, फलों से लद गया है, या पक्षियों से लद गया है? कौन? आम मंजरियों से। आम के फूलों को ही मंजरी कहते हैं, ठीक है। आम के ये नहीं कहते कि अरे वाह, आम में कितने सुंदर फूल हैं, आम के फूलों की सुगंध कितनी अच्छी है। आम की मंजरियां होती हैं, ठीक है। फूलों को मंजरी या बौर भी कहा जाता है। चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार बताइए। यमक, उपमा, मानवीकरण या श्लेष। अब अलंकारों को हम कब चूज कर सकते हैं कि कौन सा अलंकार है? जब हमें अलंकार पता हो कि कौन से अलंकार को कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो चांदी की सी उजली, जब कभी किसी भी पंक्ति में किसी की तुलना नजर आ रही हो कि ये इसके जैसा, अर्थात के समान, के जैसा, यदि सा सी वर्ण शब्द आ रहा है तो वो उपमा अलंकार होता है। अब यहां आ रहा है चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार उपमा है। ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया है? ओस को बिल्कुल हरे रक्त के समान बताया है। प्रस्तुत कविता में पंत जी ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? बताइए। नारी के सौंदर्य का वर्णन, बच्चे की सुंदरता का वर्णन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, या फिर आसमान की सुंदरता का वर्णन? बताइए। ग्रामश्री कविता में किसके सौंदर्य का अनुपम उदाहरण दिया है और किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? तो कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। यस, नेचर्स ब्यूटी। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। अभी इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें मैंने आपको बताया कि जहां पर तुलना की जाती है, जैसे के जैसा, के समान, सम, सा, सी, इस तरह के अधिवाचक शब्द हो तो उपमा अलंकार। अब यहां है लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, निहित अलंकार कौन सा होगा? झांक रही है, नीलम की कली नीली, मानवीकरण होगा, अतिशोक्ति होगा, रूपक होगा, या उपमा। तो जहां पर प्रकृति मतलब जिन शब्दों का या जिन क्रियाओं का प्रयोग मानव के लिए किया जाता है, उस मानव के अलावा यदि प्रकृति पर अन्यत्र कहीं भी किया जाता है तो वहां मानवीकरण होता है। जैसे लो हरित धरा से झांक रही है, झांकते कौन है? हम लोग ना, कि हाँ देखो वो कैसे झांक रहा है। और यहां पर उन्होंने कहा है लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, तो यहां पर फसल के लिए झांकना शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। खेतों में हरियाली कैसी लग रही है? चांदी जैसी, सोने जैसी, मखमल जैसी, मरकत जैसी। हरियाली लग रही है एकदम मखमल की तरह, सॉफ्ट, आंखों को सुकून दे रही है, मन को सुकून दे रही है, हृदय को प्रसन्नचित और प्रफुल्लित कर रही है। वातावरण इतना मनोहारी लग रहा है मानो बस यही है धरती का स्वर्ग और यही है सब कुछ, शुद्ध हवा, वातावरण, सब कुछ। सुमित्रा नंदन पंत कवि किस कला में सिद्धहस्त दिखाई देते हैं? कौन सी कला में सबसे निपुण दिखाई देते हैं पंत जी? प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन में, प्रकृति के सजीव चित्रण में, प्रकृति के विविध रूपों में, या प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों को दर्शाने। अब ये चारों के चारों ऑप्शंस बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं,
उत्तर हम तभी सही सिलेक्ट चूज कर पाएंगे जबकि हमें चारों में तो कुछ तो अंतर दिखे। अब जैसे प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन में, हाँ बिल्कुल, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में या रचनाओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन तो मिलता है। अब नेक्स्ट है उसके बाद प्रकृति के सजीव चित्रण में, इसमें और उसमें क्या अंतर है? सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं, सजीव चित्रण का अर्थ है ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं एक सजीव हो, अर्थात हमारी तरह हो, मनुष्य की तरह हो, वो बोल रही है, देख रही है, हंस रही है, गा रही है, मुस्कुरा रही है, खेल रही है, ठिठक रही है, शर्मा रही है, सब कुछ। क्या वैसा वर्णन करते हैं कवि? प्रकृति के विविध रूपों का, अनेक रूपों का वर्णन, या फिर प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंध को दर्शाने में? तो बताइए सबसे आपको ऐसा कौन सा लग रहा है कि पंत जी किस कला में आपको एकदम निपुण सिद्धहस्त दिखाई देते हैं? किसी ने कहा पहला, किसी ने कहा दूसरा। चलिए देख लेते हैं। तो सही जवाब है प्रकृति के सजीव चित्रण में। जब भी हम कविता या कोई भी रचना पंत जी की पढ़ेंगे तो उसमें हमें स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि प्रकृति का सजीव चित्रण करने में पंत जी सर्वोपरि हैं। बहुत, तभी तो प्रकृति के चितेरे, फेवरेट कवि और प्रकृति को चाहने वाले, और उनको उपमा भी दी गई है, प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है पंत जी को। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत जी कि किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन सी रचना पर? ग्रंथि, ग्राम्या, चिदंबरा या फिर युगांत? याद है आपको प्रथम वीडियो जिसमें कवि की मतलब जीवन परिचय और पाठ की व्याख्या की गई थी, उसमें चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? सबसे पहला वीडियो याद कीजिए जिसमें हमने किसी वाद की चर्चा की थी। कौन से वाद की? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या छायावाद? छायावाद याद आया? तो प्रकृति जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो किस वाद के कवि हैं? छायावाद के कवि। और छायावाद का क्या अर्थ होता है? प्रकृति और मन के भावों को देखकर, तालमेल बिठाकर, सामंजस्य स्थापित करके जो रचना की जाती है वो छायावाद कहलाती है। और सुमित्रा नंदन पंत जी उन छायावाद में ही सर्वोपरि माने जाते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं जिसमें पंत सबसे पहले है, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत, पंत प्रसाद वर्मा निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनको याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये आपकी आगामी जो प्रतियोगी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी जो हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कवि ने गांव की तुलना किससे की है? बताइए किससे की थी? अंतिम पैराग्राफ याद कीजिए। मरकत के डब्बे से, पुखराज रतन से, नीलम रतन से या उपरोक्त में से कोई नहीं? मरकत का डिब्बा लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल सही। कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? अक्सर हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ने में जल्दबाजी कर देते हैं और वो गलत जवाब हो जाता है। हमें क्या लगेगा कौन सी रचना पंत जी की है और हम टिक कर आएंगे, जबकि प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी रचना पंत जी की नहीं है। स्वर्णलता, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि या फिर गुंजन? तो स्वर्णलता उनकी कविता नहीं है और शायद हम स्वर्णलता को उनकी कविता मान लेते, क्योंकि लता अर्थात पृथ्वी, बेल जो भी है। स्वर्ण किरण उनकी है, स्वर्ण धूलि उनकी है और गुंजन उनकी है, अर्थात स्वर्णलता उनकी नहीं है। गंगा के किनारे किसका ढेर लगा हुआ है? कचरे का, घास और तिनकों का, मिट्टी का या पत्तों का? कविता के अनुसार हमें बताना है कि गंगा के किनारे घास और तिनकों का ढेर लगा है। उन्हें अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था? सोवियत लैंड पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला था? स्वर्ण धूलि, लोकायतन, स्वर्ण किरण या पल्लव? बताइए, याद है आपको? तो उनको मिला था उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना। सर्वश्रेष्ठ तो उनकी श्रेष्ठ बहुत हैं, बहुत रचनाएं हैं, क्योंकि वो स्वयं में श्रेष्ठ कवि थे। लोकायतन पर उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी वैसे भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में इनका नाम विख्यात है।
आशा करती हूँ आपने हर एक प्रश्न को ध्यान से सुना है, उसके जो भी ऑप्शंस थे, विकल्प थे, उनको समझते हुए आपने विकल्पों का चयन किया है और कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले लिखा जरूर है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने के बाद आप आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, जब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी तभी आपको तुरंत बिल्कुल लिख देना है कि इसका आंसर ये है। और जो भी कभी जैसे बीच में आप कोई भी वीडियोस देख रहे हैं और आपको कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखूंगी और आपके उत्तर जरूर दूंगी। हम हमेशा यही प्रयास करेंगे कि आपकी हर एक जिज्ञासा को शांत कर सकें, क्योंकि हम हैं यहाँ आपके लिए और हर एक विषय के वीडियोस बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करना यही हम अपना कर्तव्य समझते हैं। और ये सिर्फ कहते नहीं हैं हम, क्योंकि हमारी कथनी और करनी एक है। हम जो कहते हैं वही हम करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन फ्री तो लेकर आया ही है, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहाँ फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। और एक बात बता दूं कि आपकी क्लास के जो भी वीडियोस है, जैसे कक्षा 6वीं से 12वीं तक, अभी आप 9th में हैं, तो आप अपनी क्लास के वीडियोस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मीडियम चूज करते हैं। उसके वीडियोस आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड हैं और रहते रहेंगे हमेशा। किसी तरह का डाउट या किसी तरह का संदेह अपने मस्तिष्क में मत पालिएगा कि फ्री है, फ्री रहेगा। ऑफ कोर्स फ्री रहेगा, क्योंकि हम किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की आपसे बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे। फ्री है, फ्री रहेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे किसी भी वीडियो पर आपको जाना है तो टाइप कीजिए, जैसे हिंदी, भाई मैं तो हिंदी की बात करूंगी अभी, क्लास 9th हिंदी क्षितिज देखना है तो आप जाएंगे और उसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे, जहां पर सब कुछ संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप में दी गई है, अर्थात वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यहां पर सेट करके रखा है कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। आपको यदि एनसीईआरटी या सीबीएसई पर आधारित पाठ्यक्रम देखना है, या फिर आपको पाठ का सारांश देखना है, या फिर आप चाहते हैं संपूर्ण विषय का विवरण, जो एनसीईआरटी समाधान है वो देखना है, जो भी, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक कीजिए। और जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके सामने तुरंत आ जाएगा और वीडियो आएगा और आप देखेंगे ना, तो इतना मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि आपको वीडियो पसंद जरूर 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 आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और विश्वास है आप पर। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें और तुरंत आप वीडियो का लाभ उठा सकें। भूलिएगा मत, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं, चैनल की लिंक जरूर शेयर कीजिए। जिस तरह से आप फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले रहे हैं, उसी तरह से आपके सभी फ्रेंड्स भी ले सके, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिचित हैं, उन सबको लिंक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आ सकें और हमारा बॉन्ड और स्ट्रांग होता जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।